हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड का भूगोल को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में। झारखंड की जलवायु कैसी है, इसको हम लोग प्रॉपर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो खासकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जेपीएससी या फिर जेएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जेएसएससी में चाहे वो सीजीएल हो, ठीक है, या फिर वो पंचायत सचिव का एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मैं बता दूं, झारखंड का एक पैटर्न है जहाँ पर 40% जो क्वेश्चन होता है ये झारखंड से ही पूछा जाता है, तो आप इसके लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है झारखंड का मैप जो कि एक 3D मैप है। यहाँ पर अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सवाल चल रहा होगा कि उनके मन में, कि आखिर जलवायु पढ़ रहे हैं तो ज़मीन से क्या लेना देना है। देखो, ज़मीन से लेना देना है। कहीं का भी आप जलवायु पढ़ें तो जलवायु जो होता है उस जमीन से अपना संबंध रखता है। इसलिए हम कहेंगे कि जलवायु और जहाँ की जलवायु आप पढ़ रहे हैं उसकी भूमि कैसी है, इसका आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। अब यहाँ पर मैं मार्क करूँगा कुछ जगह, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो जगह है ये थोड़ा पठारी इलाका नहीं लग रहा, मतलब बहुत ज़्यादा पठारी इलाका। इसको कहा जाता है पार्ट एरिया, ठीक है, ये कहा जाता है पार्ट एरिया। वैसे है पूरा का पूरा पार्ट ही, लेकिन अलग अलग पार्ट में इसको बांटा गया है। ये सबसे बड़ा पार्ट एरिया और सबसे ऊंचा है। इसके बाद ये जो एरिया है ये है हजारीबाग का पठार। इसके नीचे ठीक आप देखेंगे ये थोड़ा सा जो एरिया है ये कहलाता है रांची का पठार। ये जो एरिया है ये है सिंहभूम वाला एरिया। बचा क्या, एक यहाँ पर बच गया है, ये जो एरिया है ये है राजमहल ट्रैप। वैसे ट्रैप बहुत सारे ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत सारे हैं ट्रैप। अब दो जगह बच गया, कौन, तो एक बच गया ये जगह, ये कहलाता है नेतरहाट वाला जगह। और ये जो जगह बच गया ये वाला एरिया ये कहलाता है अजय बेसिन। अजय जो है एक रिवर है, अकेली रिवर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नदियाँ बहती हैं जो आगे जाकर दामोदर में मिल जाती है या गंगा में मिलती है। तो अजय रिवर का जो बेसिन है वो इसी नाम से इस एरिया को कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, देवघर है, दुमका है, जामताड़ा आता है, धनबाद थोड़ा मोड़ा आ जाता है। चूँकि धनबाद जो है वो संथाल परगना में नहीं आता है, फिर भी ये थोड़ा सा एरिया प्लेन है। उतना ज़्यादा प्लेन नहीं है जितना कि हमको बिहार या फिर यूपी देखने को मिलता है। बिहार ऊपर में है और यूपी जो है ये इधर आपको दिखेगी। तो ये दोनों जो है ये मैदानी भूभाग है। झारखंड का जो क्षेत्र है ये मैदानी भूभाग नहीं है, ये एक पठारी भूभाग है। अब यहाँ पर जो आपने पढ़ा ये एरिया, ये सारा जो हम लोगों ने भसंड मचाया, ये है क्या, ये कहाँ है, सबसे बड़ी बात ये झारखंड में है। झारखंड कहाँ है, तो झारखंड है छोटा नागपुर के पठार में। अब ये नाम आया नागपुर, तो सर नागपुर जो है ये महाराष्ट्र में है, तो कैसे इसका संबंध यहाँ से है। देखो, इसको पढ़ने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि मैंने इस सीरीज को जब स्टार्ट किया था तो इसका पार्ट 1 आया था। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 नहीं आया है, डायरेक्ट यही शुरू हो गया है। तो पार्ट 1 जाकर आप देखें जिसमें मैंने बताया है कि पाट भूमि कैसे बनी है, झारखंड की जो भूमि है ये कितनी पुरानी है, जब हिमालय फॉर्मेशन हो रहा था तो ये ज़मीन कैसा था, मैदानी भूभाग कैसा है, ट्रैप कितने हैं, पहाड़ी इलाका कितना है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कितनी नदियां हैं, कैसी घाटियां हैं, सारी चीज़ों को पार्ट 1 में बताया गया है। तो जाकर आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें। अब यहीं पर आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र से इस छोटा नागपुर का क्या लेना देना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस अब नहीं करेंगे। झारखंड की जो भूमि है या फिर जो ये क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु है कैसी। सिंपल सा क्वेश्चन, कैसी है यहाँ की जलवायु, ये यदि पूछा जाए तो आपको सीधा उत्तर देना है कि झारखंड की जो जलवायु है ये पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है झारखंड की। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपको याद हो जाना चाहिए। ये क्षेत्र में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब उष्ण कटिबंधीय इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रॉपिकल। उष्ण कटिबंधीय को ट्रॉपिकल कहेंगे। ट्रॉपिकल क्या होता नहीं होता आगे हम लोग थ्योरी में चढ़ेंगे। लेकिन अब जो यहाँ की जलवायु है इसको 12 महीने में दो दो भागों में बांट कर देखा गया है। पहला 6 महीना और दूसरा 6 महीना, मतलब 12 महीने को 6-6 महीने में बांट दिया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, 6 महीना अलग
दिशा से चलती है और 6 महीना अलग दिशा से चलती है। अब 6 महीना तो मैंने बता दिया, लेकिन ये 6 महीना है कैसा, कौन कौन सा महीना है ये तो बता दें। चलिए ये भी बताते हैं। तो जो 6 महीना, ये जो आप देख रहे हैं, जो 6 महीना है, ये स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती है। मतलब इधर से बह रही है हवा और जा रही है किधर, आपको मालूम होना चाहिए, ये है वेस्ट बंगाल। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है वेस्ट बंगाल का एरिया, कुछ इसी प्रकार है। और इधर जो आपका एरिया है, ये है बे ऑफ बंगाल वाला इलाका। मतलब यहाँ पर समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है, गंगा नदी इसी में आकर गिरती है। तो बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये समुद्र की ओर चलती है 6 महीना। बाकी के 6 महीना, बाकी के 6 महीना जो है, ये हवाएं इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से इधर से चलती है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 12 महीने को जो 2 भागों में बांटा गया है उसके बारे में। ये 2 भागों में बांट तो दिए हम लोग 6-6 महीना करके, लेकिन महीना है कौन? 6 महीना जो स्थल से समुद्र की ओर जो हवाएं चली, वो कौन सा महीना है? तो ये महीना शुरू होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अक्टूबर से लेकर मार्च तक कुल होते हैं 6 महीने। 6 महीने में हवाएं जो है वो चलती हैं इधर से। अरे भाई, ठंडी के दिन में हवाएं किधर से चलती है? वो चलती है पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा से चलती है और उत्तरी दिशा से चलती है। इसलिए इसको कहेंगे उत्तरी पश्चिमी जो हवा है यहाँ पर चलती है, इसलिए ये हवाएं शुष्क होती है। जब भी इस प्रकार की हवाएं चलती है तो वो शुष्क होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र तो इधर है, इधर तो पूरा लैंड मास है, और हवाएं कहाँ से होती है? ये मिडिल ईस्ट से आ रही होती है, सीधा पाकिस्तान को पार करते हुए, और ऊपर में जो हिमालय है उसको छूते हुए निकलती है, और हवाएं जो है ठंडी हो जाती है। इसलिए ये ठंडा बहुत ज़्यादा हवा रहता है। लेकिन ये कारण नहीं है कि ठंडा हमारे यहाँ पड़ता है, मतलब जो सर्दी का मौसम आता है इसलिए। सूरज उत्तरायण हो जाता है, सूरज दक्षिणायन हो जाता है। उत्तरायण होने के बाद जब विषुवत रेखा से नीचे चला जाता है सूर्य क्या नीचे जाएगा, धरती ही थोड़ी सी टिल्ड हो जाती है। तो इस कारण से सूर्य जो है वो थोड़ा नीचे की ओर चला जाता है हमारे अपेक्षा। वैसे धरती थोड़ी ऊपर की ओर हो जाती है, इसलिए मुझे ठंडा लगता है। जो धूप है वो तिरछी आती है। अब बच गया हमारा 6 महीना। 6 महीना तो हम लोगों ने देखा अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अब जो 6 महीना बचा, ये क्या बचा? तो ये जो बचा, ये बचा हमारा मई से लेकर कब तक? तो अक्टूबर तक। मई से लेकर अक्टूबर तक 6 महीना अप्रॉक्स। तो इसमें जो हवाएं हैं ये चलती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि जो मानसून आता है हमारे यहाँ, जो आपने यहाँ पढ़ा मानसूनी जलवायु, ये किस महीने में आता है? ये तो आता है जून में। जून जो है ये मई से अक्टूबर के बीच में नहीं आ गया जून? तो जून जब आया तब ना बारिश हुआ यहाँ पर। वैसे मानसूनी जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो खेती होती है ये पूरी तरीके से मानसून पर ही आधारित है। ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है, वैसे होती है ठीक ठाक, लेकिन टिकती नहीं है। लेकिन कम बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको आगे हम लोग समझेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। 12 महीने को 2-2 भागों में हम लोगों ने बांटा 6-6 महीना करके। 6 महीना अक्टूबर से लेकर मार्च तक चला ये 6 महीना, और दूसरा जो महीना है 6 महीना, ये चला मई से लेकर अक्टूबर तक। तो इसमें भी अप्रॉक्स आप कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कहाँ पर किस प्रकार की हवाएं चलती है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। झारखंड की जो जलवायु है ये अलग अलग प्रकारों से, या फिर ये जो इस पर प्रभाव डालते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। वो कौन कौन से कारण हैं? मुख्य रूप से 3 कारण हैं। समुद्र से दूरी पहला कारण है, दूसरा है अक्षांशीय स्थिति, तीसरा कारण है विविध उच्चावच। आ गया उच्चावच? यही तो मैं पहले समझा रहा था आपको। मैप बहुत देखना जरूरी है। किस लिए? ये उच्चावच मतलब भूमि कहीं 1000 मीटर ऊंचा है, कहीं 900 मीटर ऊंचा है, कहीं 200 मीटर ऊंचा है, तो कहीं 600 मीटर ऊंचा है, लेकिन 200 से नीचे है ही नहीं। कहीं 150 है, लेकिन अप्रॉक्स आप 200 रखेंगे। तो उच्चावच जो भूमि है, इस कारण से यहाँ की जो भौगोलिक जो स्थिति है या फिर यहाँ की जो जलवायु है इससे प्रभावित होती है। कर्क रेखा जो है, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार की स्थिति की यदि बात करें तो झारखंड जो है कुछ इस प्रकार से है। झारखंड, ठीक है, मैं बहुत गंदा बनाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और कर्क रेखा जो है इसको बीचों बीच से काटती है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बोले सर ऊपर ऊपर से बता दिए, अब तो मेन पॉइंट बताए ही नहीं।
तो इंडिया जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, आराम से समझेंगे। इंडिया इस प्रकार से है, ये इधर बांग्लादेश वगैरह हो गया, इधर मलेशिया हो गया, ये अंडमान हो गया, कुछ इस प्रकार से। यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो इलाका है इस प्रकार से भाग गया है। और यहाँ पर एक इस प्रकार से एरिया है, इस प्रकार से जो हाथी का कान होता है उस प्रकार, ये है मेडागास्कर। यहाँ पर कुछ आपको ये थोड़ा सा हॉर्न का जैसा निकला हुआ है, ये एरिया है। ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का ही पार्ट है ये, और ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन का ही पार्ट है। इसके बाद इधर आता है सॉरी पैसिफिक ओशन, और इसके इधर आता है अंटार्कटिक। तो सॉरी अंटार्कटिक नहीं, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक तो ऊपर हो गया। तो ये जो भाग है यहाँ से गुजरती है विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा जो है ये अफ्रीका को बीचों बीच से काटते हुए निकलती है भारत के नीचे से। विषुवत रेखा वो रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। वैसे कटी हुई नहीं है, ये आपको खींची हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन ये एक काल्पनिक रेखा है, तो जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। अब सूर्य जो है, जो मैंने आपको बताया, सूर्य इधर चमक रहा है और सूर्य इधर चमक रहा है। तो उत्तरायण दक्षिणायन ये भी समझ लें, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। नॉर्थ को कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण। तो सूर्य जब इधर है तो इसको कहेंगे दक्षिणायन, और सूर्य जब इधर है तो इसको कहेंगे उत्तरायण। जब सूर्य दक्षिण की ओर आती है तो जो धूप है ये तिरछी पड़ना शुरू होता है। तिरछा धूप लगेगा तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसमें हीट नहीं दे पाता है, क्योंकि एकदम वर्टिकल नहीं रहता है, सूर्य की रोशनी एकदम सीधी नहीं पड़ती है, इसलिए गर्म बहुत कम होता है हमारा जो लैंड है वो। लेकिन ये कहाँ, ये आधा इंडिया आप काट देंगे तो इधर वाले एरिया में इधर गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य जो है ये यहाँ पर चमक रही होती है, लेकिन प्रभाव जो होता है इसका इधर होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। अब बात रह गया कर्क रेखा की। कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से, यहाँ है झारखंड, इस प्रकार से कर्क रेखा गुजर रही है, और इसके नीचे से गुजरती है। जितना ऊपर से ये गुजरती है उतना ही नीचे से ये गुजरती है, जिसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। अब कितनी डिग्री पर है नहीं है आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये जो है ये एरिया, मतलब विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो ये कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा कि यहाँ की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। समझ में आ गया पूरा का पूरा खेल। कर्क रेखा राज्य से होकर गुजरती है, और राज्य की पूर्वी सीमा जो है ये बंगाल की खाड़ी से बहुत ज़्यादा करीब में है। इसी कारण यहाँ पर उष्णार्ध प्रकार की जलवायु चलती है, मतलब जलवायु होती है। उष्णार्ध मतलब हीट, गर्म, इस प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु होने के कारण उपोष्ण है। पश्चिमी भाग मतलब जो झारखंड आपने इस प्रकार से देखा, ये पश्चिमी भाग जो है ये थोड़ा सा शुष्क है। शुष्क क्यों है, क्योंकि ये समुद्र से दूरी पर है। दक्षिण में दलमा और कोल्हान धंजोरी का जो उच्च प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून हवाओं के पूर्वी प्रवाह के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती है। प्राकृतिक मार्ग होता क्या है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, इधर भी है इधर भी है, बीच में घाटी बना हुआ है। अब ये तो रास्ता हो गया, हवाओं को रोकोगे कैसे, जैसे कि ये है भारत, मानसून इधर से आता है और इधर की जो हवाएं होती हैं दोनों मिलकर मानसून लाती है। अब यहां पर इस प्रकार से वेस्टर्न रेंज है, वेस्टर्न घाट है, ये हवाएं आकर इधर टकराई तो वर्षा होती है इधर बहुत ज्यादा। यहीं पर केरल है ना, केरल में वर्षा होती है। इस प्रकार से ये ढकेलते ढकेलते ऊपर की ओर चढ़ती है, फिर बाद में इधर से अरावली होते हुए निकलती है। इधर की जो है ये पास हो गया, और पास होने के बाद जब इधर से धक्का आया तो ये इस प्रकार से मुड़ गई। मुड़ने के बाद यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ हैं जो इसको सबसे पहले रोकी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। खैर ये बात अलग है, लेकिन जो मैंने आपको बताया मैं फिर से डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ऐसा नहीं है
कि पूरा का पूरा एकदम पहाड़ खड़ा है दीवार के जैसा, कहीं भी जगह नहीं है। बहुत सारी नदियां हैं जो वेस्टर्न घाट को चीरते हुए आती हैं और गिरती हैं किधर, अरेबियन सी में। तो नदियां बहेंगी तो क्या पहाड़ के ऊपर से ऐसे करके बहेंगी थोड़ी, ये तो घाटी काट के बहेंगे ना। तो घाटी जो बन गया, क्या इससे हवाएं पास नहीं हो सकती है? हवा को रोकेगा कौन भाई? आप रोकिएगा? मैं रोक सकूंगा? नहीं, इसको रोकेगा तो एक ही है, वो पहाड़। वरना यदि भगवान उतर जाए खुद तभी ये रुक सकता है, या पवन देव सांस रोक ले। ठीक है, जैसे कि हनुमान जी का जब मुक्का पड़ा था मुंह पे तो पवन देव ने रोक लिया था। तो ये चीज नहीं है। जब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पास हैं जिसके कारण यहाँ से हवाएं गुजर जाती है, तो ये है प्राकृतिक मार्ग। उसी प्रकार से जो ये जगह आपको बोला जा रहा है, दलमा कोल्हान धंजोरी का जो उच्च प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून हवाएं हैं, ये पूर्वी प्रवाह के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती है। मतलब पूरब से ये पूरब से ये चलती आ रही है और इसको ये प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती है। इसी प्रकार से है दामोदर घाटी। देखिए, घाटी मतलब यही हुआ, घाटी ऐसे होती है ना। घाटी कैसे होती है? ये जमीन है, ये घाटी हो गया। तो बताओ, ये बहुत ज्यादा ऊंचा है जमीन, समुद्री लेवल ये है, इधर से हवाएं चल रही है, तो भले ये इधर रोक दे, यहाँ पर ये रोक के ये ऊपर चल जाए, इधर से भी ये रुका और यहाँ से ये ऊपर भागे, लेकिन घाटी में तो ये नहीं रुकेगा, ये सीधा चलते बनेगा। तो यही है प्राकृतिक मार्ग। तो दामोदर घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली मानसूनी हवाएं जो है, ये पंचेत, लोगुडुमरा पहाड़ और खमार प्रपात के पूर्वी भाग द्वारा अवरोधित किया जाता है। मतलब थोड़ा सा रोका जाता है, इसलिए इस जगह पर बारिश होती है, लेकिन घाटी से होकर हवाएं गुजर जाती है। तो घाटी जो है ये भी एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती है। कौन से हवाओं को? तो जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं उसको। अब हम लोग जानते हैं कि जलवायु को जो प्रभावित करती हैं वो कारक कौन कौन सा है। इसके मुख्य रूप से बहुत सारे कारक हैं, उसको हम लोग जानेंगे। पहला है अक्षांश। तो झारखंड की अक्षांश स्थिति क्या है, यह आपको कंठस्थ होना चाहिए, आप इसको याद रखेंगे। इसकी अक्षांश स्थिति जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट है। यदि 10 सेकंड आप याद नहीं रख पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, 21 58 से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो यहाँ का तापमान जो है ये उष्णकटिबंधीय होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है एकदम सीधी पड़ती है। सीधी तो वैसे विषुवत रेखा पर हमेशा रहती है, लेकिन कर्क रेखा से भी ऊपर चली जाती है सूर्य। मतलब कि जो हमारा थार का रेगिस्तान है, अगेन थार का रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में है, तो थार के रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच जाकर सूर्य चमकती है, और हम लोग आते हैं थोड़े से नीचे, बिहार के नीचे हम लोग आते हैं, तो समझ सकते हैं कि कर्क रेखा से भी ऊपर पहुंच जाती है हमारा सूर्य जब उत्तरायण होता है। तो कह सकते हैं कि जो सूर्य की रोशनी है एकदम सीधी पड़ रही है। तो सीधी होने के कारण जो यहाँ का जलवायु है, तापमान की जो दृष्टि से उष्णकटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा नंबर जो है, यह है ऊंचाई। ऊंचाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो उच्चावच भूमि है, कहीं 1000 मीटर, कहीं 900 मीटर, कहीं 400 मीटर, कहीं 600 मीटर जो ऊंचाई है, पठारी इलाका है भाई, ऊंचाई होना ही चाहिए, ऊंचाई है। तो इस ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है ये काफी ज्यादा प्रभावित होती है। क्योंकि बढ़ते ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बहुत ज्यादा कम होते जाता है। तो जब भी जहां पर ऊंचाई है, यहाँ से हवाएं ऐसे गुजरी और ये ऊपर चली गई, तापमान कम हुआ है और बारिश हो गई, तो इस कारण से कहीं कहीं बारिश होती है बहुत ज्यादा। तो रांची नेतरहाट जैसे ऊंचे क्षेत्र जो हैं, यहाँ पर कम तापमान के क्षेत्र माने जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो कम तापमान वाला क्षेत्र है ये कौन कौन सा है, तो रांची और नेतरहाट। रांची, देखो रांची में समय या फिर आप कहें दिन बदलते वहां पर देरी नहीं लगता है, और ठंडे के दिन में दिन भर कुहासा रहता है। रांची बड़ा जटिल जगह है। वैसे ही नेतरहाट भी है। तो ये सारे जो इलाके हैं ये कम तापमान वाला क्षेत्र है। समुद्र से दूरी, राज्य की दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है। 90 किलोमीटर, आप इसको 100 मान लो, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अप्रैल, देखें अप्रैल
अक्टूबर नवंबर में उत्पन्न होने वाली जो चक्रवातीय दशाएं होती है, जो यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होती है, जो साइक्लोन होता है, वो स्पष्ट रूप से इन सभी क्षेत्रों में प्रभाव डालती है। हाल ही में आपको मालूम होगा बंगाल की खाड़ी में एक आया था तूफान, मतलब चक्रवात, जो कि बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुआ। अप्रोक्स आप कहें तो 3 दिन से 4 दिन तक एकदम बादल ढके हुए रहा। तो ये सारे चीज़ का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। प्लस अक्टूबर क्यों, अब तो ये तो आया था फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में, तो अक्टूबर आप बता रहे हैं, अक्टूबर में कौन सा तूफान आता है? देखो अक्टूबर में क्या पानी नहीं पड़ता है? आप सुने होंगे कि दुर्गा पूजा के समय में भी साइक्लोन आ जाता है, कोई तूफान उठ जाता है। जाहिर सी बात है, आप लोग सभी झारखंड से हैं, दुर्गा पूजा खूब मनाते होंगे, तो दुर्गा पूजा के समय में कभी कभी बारिश होती है। आपने सुना होगा 2013 के समय में या फिर 14 के समय में, ठीक जो नौवीं होती है या 10वीं होती है, उस समय बारिश हुई थी, साइक्लोन हिट किया था। तो यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसको कहेंगे इंग्लिश में। ये क्या है? देखो ये भी एक साइक्लोन प्रकार का ही है, जो कि विंटर साइक्लोन हम कहेंगे, शीतोष्ण चक्रवात। ये उठता कहाँ पर है? ये उठता है मेडिटेरियन सी में, मतलब भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में से ये उठता है और दिसंबर से फरवरी के मध्य में ये राज्य में होने वाली जो वर्षा है इसी से होती है। इसी को हम लोग कहते हैं लौटता मानसून। ठीक है, इसी को कहते हैं लौटता मानसून। कभी कभी वर्षा हो जाती है ठंडे के दिनों में, दिसंबर से फरवरी के बीच में वर्षा होती है ना, जनवरी फरवरी में होती है, आपको याद होगा। यदि आप नहीं देखें तो इस साल देख लेना, जनवरी फरवरी फिर से आने वाला है। 6 महीना पार हो चुका है, 6 महीना गुजरते समय नहीं लगेगा। झारखंड है, आप तैयारी करते रह जाएंगे और 6 महीना गुजर जाएगा। कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ शीतलहर के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा भी देखी जाती है और न्यूनतम तापमान की दिशा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित होती है। न्यूनतम मतलब सबसे कम तापमान इस कारण से यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। अब एक एक करके हम लोग सभी को समझेंगे कि झारखंड का जो मौसम है ये कहाँ पर, किस प्रकार और किस महीने में कैसा है। शुष्क ग्रीष्मकाल मार्च से मई के बीच। देखो मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च से मई के बीच जो शुष्क होता है, मतलब रात के समय में यदि आप सोएंगे तो आपको चद्दर चाहिए ही चाहिए, और दिन के समय में यदि आप घर में भी हैं तो आपको लगेगा कि पंखा चालू कर दे यार, बहुत गर्मी है। तो इस प्रकार के जो वातावरण होते हैं इसको हम लोग कहते हैं शुष्क ग्रीष्मकाल। शुष्क हवा है और ग्रीष्मकाल जो गर्मी वाला मौसम है ये मार्च के महीने में। देखो थोड़ा कैलेंडर भी देखना चाहिए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं ज़्यादा ये सब चीज़ शेयर करता नहीं हूँ, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपसे। देखो होता क्या है, 2 ऐसे त्योहार हैं झारखंड बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक है होली, दूसरा है छठ पूजा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौसम के लिए। कैलेंडर यदि आप देखते हैं तो होली और छठ पूजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब होली जो है ये जब तक गुजर नहीं जाता है तब तक गर्मी अच्छे से पड़ेगी नहीं, चाहे ये जो होली है ये अप्रैल में 15 अप्रैल के बाद क्यों ना हो। और अलग है छठ पूजा। छठ पूजा जो है ये क्यों ना नवंबर लास्ट में हो, मतलब कि अप्रोक्स आप रखें 20 तारीख के बाद क्यों ना हो। नवंबर चल रहा है, नवंबर में आपको याद होगा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, लेकिन जब तक छठ पूजा पार नहीं होगी तब तक आपको गर्मी महसूस होती रहेगी। मतलब आप बिना स्वेटर के भी चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये पर्व क्रॉस होता है और पूरी तरीके से ठंडा बरस जाता है। पता नहीं किस प्रकार से कैलेंडर बनाए जाते हैं और इन दोनों पर्व का क्या उससे रिलेटेड रिलेशन है ये मुझे भी समझ में नहीं आया। आप इसको प्रैक्टिकल कभी सोच के देख सकते हैं या आपने कभी इसको अनुभव किया होगा। खैर बहरहाल ये सब को छोड़ते हैं और अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। झारखंड का जो मौसम है इसको समझते हैं। शुष्क ग्रीष्मकाल, ये आपको समझ में आ गया होगा शुष्क ग्रीष्मकाल किसको कहा जाता है। समय क्या है, मार्च से मई के महीने में। देखो मार्च से जो तापमान है, जो एवरेज तापमान है ये बढ़ते रहता है। मतलब इसका जो तापमान है यहाँ का
ये बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जो सूर्य है ये उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। उत्तरायण होना मैंने आपको समझाया, ये है भारत, ठीक है। यहाँ पर विषुवत रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरी हुई है। सूर्य तो यहाँ पर बीचों बीच तो चमकती ही है, हमेशा यहाँ पर सीधी चमकती है, लेकिन सूर्य धीरे धीरे घसकते घसकते इधर की ओर आ जाती है, फिर धीरे धीरे घसकते घसकते ये इधर की ओर आ जाती है। तो जब उत्तरायण होता है, मतलब ये उत्तर है, जब सूर्य इधर की ओर बढ़ रहा हो, तो इसमें बहुत सारे कारक देखे जाते हैं। क्या क्या देखे जाते हैं वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है लिखा हुआ उसको एक बार पढ़ लें। मार्च से राज्य में तापमान जो है वो सूर्य के उत्तरायण होने के कारण बढ़ता है। सबसे अधिक गर्मी राज्य में मई महीने में होती है। मई महीना सबसे ज्यादा गर्म होता है, लू चलता है, मतलब नाक जला देने वाली ऐसी गर्मी होती है। इस ऋतु में झारखंड का औसत तापमान जो है ये अप्रोक्स, आप इसको याद रखेंगे, 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के आसपास में चली जाती है। समझ में आया? 50 डिग्री, और 50 डिग्री बढ़ जाए तो आदमी भाप बन के उड़ जाए, तो वो भी नहीं होता है। चलो 50 डिग्री तक ये चली जाती है, अप्रोक्स 50 तो जाती नहीं है, 47 डिग्री तक ये जाती है। लेकिन आपको याद रखने के लिए मैंने ये बताया, थोड़ा सा इसको मैंने हास्य पद में लिया कि 30 डिग्री से 50 डिग्री तक ये जाती है, इसके अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती है। इस उच्चावच के कारण बहुत सारे यहाँ पर चीज देखने को मिलता है, जैसे कि धीरे धीरे सूर्य जो है ये ऊपर की ओर बढ़ते रहता है इस प्रकार से। इसका मतलब ये है कि आप यदि ठंडे के दिन में, मतलब दैनिक दिनचर्या का यदि आप आकलन करेंगे तो आपको ऐसा होगा, ऐसा प्रतीत होगा आपको कि जो रात है, जो रात है वो बहुत लंबी होती है, वो लॉन्ग होती है, ठीक है। और जो दिन है, जो डे है, वो छोटा होता है, मतलब शॉर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य इधर चली जाती है, सूर्य को उगने में समय लगता है, मतलब इसका रोशनी आने में समय लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसकी प्रकाश है ये एकदम तिरछी जाती है। तिरछी आप प्रकाश को डालोगे तो बहुत देर से उस पर रोशनी आएगी, इस कारण से जो रात है ये लंबी हो जाती है और दिन जो है ये छोटा हो जाता है। ठीक इसका उल्टा गर्मी के दिन में होता है। आपका दिन कटते नहीं कटेगा भाई साहब। कैसे? भारत इस प्रकार है, यहां से उत्तरायण होना ये शुरू हुआ सूर्य, और जाना है इसको कहाँ? यहाँ थार के रेगिस्तान, जो राजस्थान का एरिया है, वहां पर जाकर इसको चमकना है, मतलब कर्क रेखा से भी इसको ऊपर जाना है। जब इधर की ओर जाता है तो दिन बराबर बढ़ते जाता है, मतलब दिन का जो समय है सुबह 4 बज नहीं पाएगा और सूर्योदय हो जाता है, मतलब आसमान साफ होना शुरू हो जाता है। और शाम 7 बजे तक, 7 से 7:30, 7:30 तक शाम के समय में पूरा आसमान क्लियर रहता है। इसके बाद अंधेरा होता है। जो पढ़ने वाले लड़के हैं उसके लिए दिन जो है ये 7 बजे तक तो घूमते रहते हैं, इसके बाद वो बैठते हैं पढ़ने के लिए 8 बजे, आधा समय निकल जाता है, फिर ये पढ़ते हैं रात भर 1 बजे तक, और सुबह जल्दी हो जाता है इनके लिए। तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ठंडे के दिन में ये चीज मैनेज हो जाता है और रात लंबी हो जाती है। 4 अप्रोक्स 4 से 4:30, मतलब 4:30 तक शाम में अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और 4:30 से आप जैसे ही 4:45 तक जाएंगे पूरा अंधेरा हो जाता है। सुबह कितने बजे होती है? सुबह यदि कोहरा लग गया तो 10 बजे सुबह होगी, यदि कोहरा नहीं लगा तो 7 बजे सुबह होगी, या 6, 6:30 बजे सुबह होगी। इस प्रकार से यहाँ पर मौसम, मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तरायण होने के कारण ये चीजें देखी जाती है। तापमान बढ़ने के कारण जो पठार है यहाँ का, इसके उत्तरी पूर्वी भाग में, जैसे कि आपको बताया गया ये है झारखंड, तो उत्तर इधर हो गया, ये है पूर्व, तो उत्तरी पूर्वी भाग में निम्न दाब उत्पन्न होता है। निम्न दाब, यदि कोई लड़का, यदि कोई विद्यार्थी देवघर, दुमका, ठीक है, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, और कहाँ मैं कह दूं, इतना आप रखें ना, ये जो एरिया है साहिबगंज, साहिबगंज का तो थोड़ा सा अलग मामला हो जाता है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर जो तापमान होता है ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जैसे ही आपको बताया गया कि निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों होता है? हवाएं जो है यहाँ पर गर्म होती है और ये ऊपर उठ जाती है, तो हवाएं इधर से भी चलती है, इधर से भी चलती है। जिसको ये हवाएं लगेगी उसका शरीर पूरा चिपचिपा टाइप का होगा, मतलब कि एकदम शुष्क नहीं होगा,
और जो पछुआ हवाओं का मजा या फिर लुत्फ उठाता होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हवा खाते होंगे और वो कूलर वगैरह एसी वगैरह लगा के सोते होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। वायु की गति इस समान जो है वो सामान्यतः रूप से बढ़ती जाती है। लू जब चलती है तो आपको याद होगा धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है झारखंड में, मतलब सड़क पर आप चलोगे ना, लगेगा ऐसा कि नाक में वो भर देगा सारा धूल, और यदि कोई ट्रक पार हो गया सामने से तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देखे जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ होता है मई के महीने में। ठीक आगे महीना बढ़ता है और जून आ जाता है, जून में मानसून आ जाता है, तो उतना ज़्यादा धूल वगैरह उड़ता है नहीं। इस समय की यदि बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा तापमान वृद्धि होती है मेदिनीनगर। मेदिनीनगर डाल्टनगंज में आता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान वृद्धि होती है। और सबसे कम तापमान जो है वो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर वाला जो एरिया है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेंस जंगल है। एक जंगल का नाम मैंने पहले पूछा था, कौन सा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इस एरिया के बारे में मैंने पूछा था, है ना, तो मुझे बताइए वो जंगल कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, दर्ज किया जाता है। झारखंड में गर्मी में सर्वाधिक तापमान जमशेदपुर में और सबसे कम तापमान हजारीबाग जिले में पाया जाता है। देखिए ये गर्मी का पूरा औसत बोल रहा है, गर्मी में सिर्फ मार्च और अप्रैल और मई वाला एरिया जगह नहीं बोल रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं मार्च से मई के बीच, तो इस महीने के नहीं बोला, पूरा गर्मी का मौसम ये बोल रहा है। पूरा गर्मी में जो सबसे ज़्यादा तापमान वाला एरिया है वो जमशेदपुर हो जाता है, और सबसे कम तापमान वाला जो एरिया है ये हजारीबाग जिला होता है। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग में तापांतर में अंतर होता है। यहाँ की जो तापमान है इन दोनों जगह का, मतलब ये झारखंड ऐसा है तो इधर का तापमान और इधर के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इस तापांतर के कारण क्षेत्रीय और स्थानीय भू आकृति जिम्मेवार है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भू आकृति जैसे जिसकी होगी, वनस्पति जैसा जिसका होगा, वो वैसा प्रभाव डालेगा। जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्र है यहाँ पर वनस्पतियां बहुत ज़्यादा है। अगेन वो जंगल का आ गया। देखो सिंहभूम का एरिया का बात हो रहा है, मतलब जंगली वाला एरिया है। रांची की जो ऊंचाई है और जो दुमका में जो समुद्री प्रभाव जो पड़ता है, इन सभी के कारण यहाँ पर जलवायु बहुत ज़्यादा नियंत्रित करता है तापमान को। तो ये सारे चीज़ आते हैं आपका मार्च से लेकर मई तक के महीने में। अब मई के बाद आता है जून से सितंबर। जून से सितंबर वर्षा वाला दिन, जून में आ जाता है मानसून, और ये चलते रहता है। तो अभी सितंबर क्या, अगस्त चल रहा है ना, अगस्त आज हो गया आपका कितना तारीख, शायद आज हो गया आपका 27 तारीख। आज भी कहीं कहीं वर्षा हुई है झारखंड के एरिया में। तो यहाँ पर वर्षा अभी तक चली रही है और सितंबर तक चलेगी, जब तक अक्टूबर नहीं आ जाता है। अक्टूबर में दुर्गा पूजा होता है, अगेन दुर्गा पूजा। देखो भाई झारखंड में दुर्गा पूजा और बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा मनाई जाती है, चलिए दुर्गा पूजा का थोड़ा मुझे भी शौक है। तो वर्षा काल इसको कहा जाता है। दूसरे नंबर वर्षा काल, जून से सितंबर के बीच में वर्षा हो ही रही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राज्य की कुल वर्षा का 80% से अधिक भाग प्राप्त होता है। राज्य का पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी की शाखा से, जबकि मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की शाखा दोनों से वर्षा होती है। ये थोड़ा मैं समझाता हूँ ये कैसे है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर कहा गया पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी और मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से। अब देखो ये है हमारा पूर्वी भाग, ठीक है, ये पूर्वी भाग है। फिर से इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा। ये जो एरिया है ये होता है पूरा का पूरा पूर्वी भाग। ये ईस्टर्न रीजन है, ये है वेस्टर्न रीजन, ये है मिडिल रीजन। यहाँ पर जो वर्षा होगी, इस एरिया में जो वर्षा होगी, ये पूरा का पूरा जिम्मेवार कौन रहता है, बे ऑफ बंगाल से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं वो। दूसरा जो इस एरिया में वर्षा होती है, इस एरिया में, अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर बहुत सारे पासेस हैं और जो हवाएं ऊपर उठने के बाद उधर की ओर ट्रांसफर हो गया है, मतलब बह के चला गया है, इधर से आ रही हैं वो सारी हवाएं जो कि अरब सागर से उठी हुई हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जो घाट वगैरह है, ताल घाट, पोल घाट और थार घाट, ये सारे जो एरिया है वेस्टर्न घाट में, वहाँ से जब निकलती हैं हवाएं तो वो सारे प्रभावित होकर इन सभी रीजन में, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया मिडिल और वेस्टर्न रीजन में, ये यहाँ पर बारिश कराती है। लेकिन ये जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। झारखंड में मानसून का जो आगमन है ये 10 जून के आसपास हो जाता है। वैसे
मानसून भारत में कब आता है, तो ये डेट है 1 जून। कभी कभी ये लेट हो जाता है, लेट होने का बहुत सारा रीजन है। एक तो है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है अल लीनो और ला लीना इफेक्ट। अल लीनो और ला लीना इफेक्ट क्या है, इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। वो पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका आपको पढ़ाना हो जाएगा, पूरा का पूरा पेरू जो है देश, उसके बाद कैसे कौन सी हवाएं किधर से चलती है। अभी नहीं भाई, वो बाप रे बाप, थक जाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस समय भारत के पश्चिमी हिस्से और नागपुर पठार के आसपास निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्माण होता है। ये निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णार्ध हवाओं को खींचती है तथा वर्षा कराती है, क्योंकि जब भी बे ऑफ बंगाल से हवाएं चलेंगी तो वहां पर उस हवा में नमी होगी, तो उससे वहां पर वर्षा होती है। झारखंड में वर्षा की मात्रा में असमानता पाई जाती है, मतलब कहीं भी एक समान बारिश नहीं होती है। छोटा नागपुर के पठार के उच्च भाग में, जो कि अप्रोक्स 900 मीटर ऊंचा है, जो कि पाट प्रदेश कहलाता है, और जो रांची हजारीबाग का जो एरिया है जो 600 मीटर ऊंचा है, वो पठार पर वर्षा की मात्रा जो है वो ऊंचाई के कारण अधिक होती है। मैंने आपको पहले बताया पहाड़ है इस प्रकार से, है ना, क्या मस्त पहाड़ है, इस प्रकार से पहाड़ है, यहाँ से हवाएं इसी तरह से चल रही है, पहाड़ से जाकर टकराई, ठीक है, यहाँ पर जाकर टकराई ढिशुम, और यहाँ से ये ऊपर हो गई। ऊपर होने के बाद क्या होगा, तापमान में गिरावट होगा। गिरावट जैसे ही होगा, जो बादल है ये ठंडी होंगे और वर्षा होना शुरू, ठीक है। तो वर्षा होना इस प्रकार से यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटियों के मार्ग से चलने वाली जो हवाएं हैं, इसके कारण झारखंड के भीतरी भाग के कुछ क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा उच्च पाई जाती है। कैसे पाई जाती है ये भी हम समझते हैं, हर एक चीज समझते चलते हैं, छोटी छोटी चीजों को। ये कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है, यहाँ इसकी घाटी है जहाँ से दामोदर नदी बह रही है। पीछे जो है वो थोड़ा सा कम पठारी इलाका है, लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा और बड़ा ऊंचा पठारी इलाका है, और इसके आगे एक और बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बनाऊं, चलो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बनाता हूँ। मान लो ये एरिया है इस प्रकार से, ये है घाटी, इधर से बह रही है दामोदर नदी, दामोदर रिवर यहाँ से बह रही है। इधर का जो एरिया है ये थोड़ा निम्न ऊंचाई वाला एरिया है, इससे थोड़ा कम ही है, लेकिन कहीं कहीं पठार है। इसके बाद इसके पीछे एक बड़ा सा पठारी एरिया है, ठीक है। अब क्या होगा, पहले तो वो हवाएं जो पहले यहां पर पहुंच चुकी हैं वो ऊपर जाकर वर्षा करा रही हैं, एक तो वो हवाएं। दूसरी कि ये जो हवाएं रोक दिया गया, इसके बाद जो हवाएं ये सारी जो मैंने आपको बताया ये हवाएं पहुंची, ये तो वहां पहुंची, लेकिन एक हवा ऐसी है जो इस भाग से निकल के जा रही है। मतलब ये जो नीचे भाग है ना, तो यहां से तो हवा जाएगी, मैंने पहले ही बताया। आप हनुमान तो हो नहीं जो रोक लोगे, या भगवान तो हो नहीं, पवन देवता को बुलाना पड़ेगा। तो ये हवाएं यहां से निकलती है और इस जगह पर पहुंचती है और यहां पर और ज्यादा बारिश ये कराती है। क्लियर हुआ, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेतरहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेतरहाट का पठार वो कैसे, मैप है ना, मैप बहुत जरूरी है। ये देखो ये नेतरहाट है, थोड़ा सा जो ये पठारी इलाका है यही है नेतरहाट का पठार। नेतरहाट का एरिया मैंने पहले ही बताया, मैदानी इलाका है, हवा पहुंचने में देर नहीं लगेगी। यहां पर हवा पहुंचेंगी, टकराएंगी कहां, इन सभी पहाड़ों से। जो यहां पर पठारी इलाका है, ये जो पठारी इलाका है यहां से ये टकराएंगे, चारों तरफ से बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर से तो घुस तो गई, यहां भी पठारी इलाका, कहीं कहीं पहाड़ है। अब यहां पर टकराई और ये जो है हवाएं यहां से ऊपर होना शुरू हो गई, यार यहीं पे कंडीशन से होके और बारिश जो है यहां पर हो गई। चीज समझ में आ गई, चलते हैं आगे की ओर। राज्य में औसत जो वर्षा होती है एनुअली वो कितना होती है, ये होता है 140 सेंटीमीटर। एक मुझे चीज बता पाएंगे, आखिर 140 सेंटीमीटर इसको कैसे नापते हैं? हाथ से नाप लिए, किसी स्केल से नाप दिया, रोड पर बह रहा पानी नाप दिए, वैसे नहीं होता है। चलो इसको भी मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट होगा जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे। वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा इस प्रकार से हो रही है। अब क्या करो, प्लेन कोई जगह लो और किसी भी टाइप का एक सुडोल बर्तन रख दो। मान लो कोई ऐसा बर्तन है जिसको मैंने रख दिया, चारों तरफ से ये बराबर होना चाहिए। इसमें जो वर्षा का पानी घुसा
ठीक है, चारों तरफ से वर्षा का पानी आ रहा है। ये ऐसा बर्तन होना चाहिए जिसमें इससे पानी निकलना नहीं चाहिए और ना ही इसमें बाहरी पानी एंटर होना चाहिए। उतना ही पानी गिरना चाहिए जितना इसके अंदर गिर रहा है। मतलब कोई बर्तन ऐसा होता है ना, कोई बर्तन ऐसा होता है, तो ये क्या होगा, जितना पानी इधर गिरा ये तो गिरा ही, प्लस जो पानी यहाँ गिरा है ये भी इधर की ओर आ जाएगा, फिर जो पानी यहाँ गिरा है वो भी इधर की ओर आ जाएगा। तो ये बर्तन हमारा नहीं चलेगा। एक ऐसा बर्तन जो एकदम सुडौल हो, मतलब कि जो बारिश हो सिर्फ इसमें हो, ना ही इससे बाहर निकले और ना ही इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी आ सके। फिर उसमें जब वर्षा खत्म हो जाए तो इसमें स्केल घुसा करके आप नाप करके इसको देख सकते हैं कि कितना बारिश हुआ एक दिन में। अब इसी प्रकार से वार्षिक ईयरली इसको नापा जाता है। तो जब इसको माप लिया जाता है तो ये पता चलता है कि वार्षिक जो वर्षा है ये 140 सेंटीमीटर होती है। 140 सेंटीमीटर एक बार में वर्षा हो जाए तो बाढ़ आ जाए, है ना, लेकिन एक बार में नहीं होती है, ये पूरा साल का है। लेकिन राज्य का जो अधिकांश भाग है यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो वर्षा जो है ये अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं पर 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होता है। इस ऋतु में कुल वर्षा जो है वो 80% भाग को प्राप्त होता है, तथा जो 8 महीने में जो कुल वर्षा होती है उसमें 20% का हिस्सा प्राप्त होता है। मतलब 80% जो है वो 2 महीने में ही वर्षा हो जाती है या फिर 4 महीने में ही हो जाती है। उसके बाद जो बच गया 8 महीना, इसमें मात्र 20% वर्षा होती है। 100% में इसी प्रकार से वर्षा होती है। 8 4 12, 8 + 4 12। 8 महीने में जो वर्षा होती है ये मात्र होती है 20%, और जो 4 महीने वर्षा होती है ये 80% होती है। ये आप याद रखेंगे। अब ये महीना कौन कौन सा है 80% वाला, तो 80% वाला यही महीना है जी, जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, अब सितंबर से ये अगस्त तक भी जा सकता है। तो जून जुलाई सितंबर अगस्त, सॉरी जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने जो हैं यहाँ पर वर्षा होती है। कितना, 80%। सबसे ज़्यादा वर्षा इसी महीने में होती है। बाकी जो 20% वर्षा है ये 8 महीने में किसी किसी महीने में मूड हुआ तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आता है शीतकाल। शीतकाल नवंबर और फरवरी। नवंबर में जैसे कि आपको बताया गया छठ पूजा होता है, छठ पूजा से बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, और फरवरी मार्च में जब तक होली नहीं निकल जाती है तब तक ठंडा रहती है। मतलब कोई सुकुमार बच्चा, सुकुमार समझते हैं कि नहीं, जो हैविली बहुत ज़्यादा डैमेज है अंदर से, एकदम मिरमिराहा टाइप का, मिरमिराहा मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वो बच्चा ठंडे पानी से नहीं नहा पाता है। तो वो जब तक होली नहीं पार हो जाएगा तब तक वो ठंडे पानी से नहा ही नहीं पाएगा, गर्म पानी चाहिए। तो राज्य में वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है। वर्षा ऋतु समाप्त कब हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में ये समाप्त हुआ। उसके बाद अक्टूबर में दुर्गा पूजा आया, नवंबर में सर्दी शुरू हो गई, अक्टूबर में भी बारिश होती है। तो ये कब शुरू होता है, ये होता है वर्षा ऋतु के बाद, जब पूरा प्रदेश प्रीति चक्रवात मतलब एंटी साइक्लोनिक सिस्टम जो है इसके कारण यहाँ पर प्रभावित होता है। उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा शीत ऋतु में मतलब शीतकाल यहाँ पर पड़ जाती है। झारखंड में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक बनी रहती है। फरवरी तक ही नहीं, ये फरवरी से मार्च भी चल जाती है। तो डाटा जो है किताब में वो प्रॉपर है, तो वो आगे पीछे नहीं है, लेकिन आप जैसा महसूस करते हैं उसको यदि इनहेल करके पढ़ेंगे तो आपको आगे बहुत दिन तक ये याद होने वाला है, रहने वाला है। दिसंबर के मध्य से एशिया में उच्च वायुदाब होने के कारण पछुआ पवनों की शाखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तथा वे फारस मतलब यहाँ पर फ्रांस नहीं है, ठीक है, फारस मतलब जो अभी का ईरान वाला एरिया है, इराक वाला जो एरिया है उसको कहा जाता है फारस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्शिया। तो फारस उत्तरी भारत तथा दक्षिणी चीन की ओर बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है, जो पछुआ पवनें हैं वो। इस चक्रवात से जब सारे उत्तरी भाग में वर्षा हो रही होती है तो झारखंड में कभी कभी वर्षा देखी जाती है। वही लौटता मानसून जो मैंने आपको मतलब पीछे बताया। झारखंड में नवंबर के महीने का औसत तापमान जो होता है वो होता है 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब इसी के बीच में यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। दिसंबर में सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि
दिसंबर के समय में वैसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड होती है। रांची और हजारीबाग का जो औसत तापमान होता है ये होता है 16 डिग्री सेल्सियस। किस मौसम की ये बात हो रही है? तो ये हो रही है शीतकाल की बात, मतलब ठंडी पड़ने वाली है उसका बात। जनवरी में नेतरहाट जैसे उच्च स्थानों पर तापमान जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है और इससे नीचे भी चला जाता है। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, सब फ्रीज होना शुरू हो जाता है। झारखंड में दिसंबर में औसत तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया जाता है और सबसे अधिक कब किया जाता है? तो वो किया जाता है मई महीने में। मई में सबसे हाई और दिसंबर में सबसे लो टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। जलवायु प्रदेश के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। उधर जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा ही, अब हम लोग जलवायु प्रदेश के बारे में बात करते हैं। राज्य में सामान्य रूप से आपको जो जलवायु मिलेंगी, जैसे कि आपको बताया गया कि राज्य की जो जलवायु है वो कैसी है, वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ पर इसी प्रकार की जलवायु मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन आप भूल गए होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये है इक्वेटर विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो इसके बीच का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन, जिसमें भारत देखो ट्रॉपिकल है, इसलिए यहाँ पर साइक्लोन आती है। ठीक है, तो तापमान और वर्षा के दृष्टिकोण से इसकी जलवायु को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया है। अलग अलग स्थानों को अलग अलग प्रदेशों के अनुसार से 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 7 भाग? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। पहला जो है वो है उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र मतलब ये है हमारा झारखंड। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी, सॉरी ये है वेस्ट। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी मतलब ये एरिया की बात हो रही है। दूसरा जो है ये है हमारा मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र जिसको उप महाद्वीप प्रकार कहा जाता है, ये है महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंटल टाइप, ये है उप महाद्वीप प्रकार जो मध्यवर्ती क्षेत्र है। मध्यवर्ती क्षेत्र मतलब रांची वगैरह का एरिया है, नेतरहाट वाला एरिया। तीसरा है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना क्षेत्र, यहाँ संथाल परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन है? तो पहला है साहेबगंज, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, साहेबगंज। दूसरा है पाकुड़। तीसरा है गोड्डा। चौथा है देवघर। पांचवा है दुमका और छठा है जामताड़ा। जामताड़ा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, ये इस पर तो मूवी भी बनी हुई है ना, वेब सीरीज भी है क्राइम से रिलेटेड। क्राइम बहुत बुरी आदत है दोस्तों, यदि कोई है आस पड़ोस में आपके, उसको समझाओ कि ये सब चीज़ जो है वो ना करे, बहुत लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो हम लोगों ने सीखा यहाँ पर तीन टाइप को यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अगला हम लोग देखते हैं, उसके पहले थोड़ा सा मैप तो ड्राई कर ले। हाँ, चौथा जो है ये है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र इधर वाला एरिया। सागरीय प्रभाव जलवायु मतलब ये जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल वाला होता है और हवाएं जो चलती है इसके कारण ये प्रभावित होती है। पांचवा है दक्षिणी पश्चिमी वर्षा क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी मतलब ये हुआ आपका साउथ और ये हुआ वेस्ट मतलब ये वाला एरिया। तथा पश्चिमी सिंहभूम तथा मध्य पश्चिमी भाग, मध्य और पश्चिमी भाग जिसको कहा जाता है आर्द्र वर्षा प्रकार। छठा जो है ये है रांची का जो रांची या हजारीबाग पठार जिसको तीव्र या सुखद प्रकार कहा जाता है। ये क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे कि इसको क्यों तीव्र या सुखद प्रकार कहा जाता है। और सातवां जो है, देखो रांची कहाँ पर आता है? रांची आता है यहाँ पर, रांची आता है यहाँ पर। सातवां जो है हमारा वो है पाट क्षेत्र का प्रकार जो कि शीत वर्षा प्रकार है। पाट क्षेत्र मतलब ये एरिया की बात हो रही है। तो ये सारे प्रकार हैं, 7 प्रकार हैं। वैसे मैं आपको एक नोटिस दे दूं, यदि आपको इसका PDF ये डाउनलोड करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दिया हुआ है, तो जाकर उसको ज्वाइन करें। किसी भी एडमिन को बोलें कि प्लीज़ फलना या ढिमकाना क्लास का मुझे PDF अवेलेबल करा दिए। ये पूरा का पूरा PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा।
एक एक को हम लोग देखते हैं एकदम ब्रीफ में। इसको आप पीडीएफ में पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको मतलब पीछे बता दिया, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने पहला देखा, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जलवायु, जिसको महाद्वीप प्रकार कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल। इसका विस्तार कहाँ है? ये देखो, गढ़वा, पलामू, पश्चिमी लातेहार, उत्तरी चतरा, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, पश्चिमी दुमका और गोड्डा जिला, इतने सभी जगहों पर इसका विस्तार है। इस जलवायु क्षेत्र को महाद्वीप प्रकार कहा जाता है, क्योंकि ग्रीष्म काल में यहाँ का औसत जो तापमान है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ठीक इसके विपरीत जाड़े में यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। दिसंबर में डाल्टनगंज का औसत न्यूनतम तापमान 3 डिग्री या फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है, जो कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना मैंने, ये 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिला। पाट क्षेत्र की जो ठंडी और भारी हवाएं प्रवाहित होती है वो उत्तरी कोयली घाटी क्षेत्र में उतरते हुए और इसमें सफ़ेद तुषार का निर्माण करती है। सफ़ेद तुषार होता क्या है? तुषार का मतलब होता है ब्लाइट, ठीक है, ब्लाइट। इसको आप कोहरा कह सकते हैं, एक प्रकार से कोहरा का ही एक प्रकार है, फॉग जो होता है उसी का एक प्रकार है। और इस जगह पर ये रात्रि से लेकर सुबह 10 बजे तक मैदान पर बना हुआ रहता है, और इस क्षेत्र में जो कोहरा है ये आम बात है, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान भी तो है, ये भी तो देखना होगा। जलवायु जो है, जलवायु क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान मई और जून में सामान्य रूप से 44 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मानसून के आरंभिक काल में लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। कुल वार्षिक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है 127 सेंटीमीटर, तथा दक्षिणी पूर्वी में यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है 114 सेंटीमीटर। झारखंड का यह क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसमें से मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जिला सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, मतलब सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, कौन सा वो जिला है। तो वो जो जिला है ना वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो जिला है ना ये है चतरा। चतरा में सबसे कम वर्षा होती है, चतरा। और इसको हेडलाइट कर दें। दूसरा हम लोग देखते हैं मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र, जिसको उप महाद्वीपीय प्रकार कहा जाता है। विस्तार इसका है लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और पश्चिमी दुमका, इतनी जगह पर इसका विस्तार है। देवघर के दक्षिणी अपर्दित क्षेत्र मतलब छिला हुआ क्षेत्र, जो अजय बेसिन आपको बताया गया, अजय बेसिन का जो एरिया है ये एकदम देवघर के बीचों बीच है। तो अजय बेसिन क्षेत्र का इसका पूर्वी विस्तार माना जाता है। यह क्षेत्र भी लगभग महाद्वीप प्रकार का ही है, किंतु वर्षा एवं आर्द्रता की कुछ अधिकता और तापमान में अपेक्षाकृत कमी के कारण यहाँ पर उप महाद्वीप प्रकार की मतलब यहाँ पर स्थिति बन जाती है। इस जगह पर बहुत ज़्यादा जो भूभाग है यहाँ पर उचावच देखी जाती है। इस कारण से काफ़ी यहाँ पर भिन्नताएं भी देखी जाती है वर्षा में। किसमें? वर्षा में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं देखी जाती है। वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है 127 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर के बीच। वैसे ये सारा पानी टिकता नहीं है, ये नदियों में बह जाता है। बहुत कम वर्षा का पानी है जो ज़मीन के अंदर जाता है। आपको यदि पढ़ना है यहाँ का पानी के बारे में कि यहाँ पर कितना वाटर सोर्स है, तो आप जाकर चौथा पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। चौथे पार्ट में मैंने बताया झारखंड में रिसोर्स कितना है, वाटर रिसोर्स कितना है, जमीनी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कितना है, सतही वाटर कितना है, ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पर बताया। इसको यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। और जो इस भाग में वर्षा होती है ये पूर्वी भाग के अपेक्षाकृत यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। पूर्वी भाग मतलब कि जो आपको मैंने बताया इस प्रकार से जो झारखंड है, ये जो पूर्वी भाग है, इन सभी से ज़्यादा यहाँ पर वर्षा देखी जाती है। मैंने वीडियो को पहले ही बताया था ये चीज़, जब मैं मैप समझा रहा था उस समय। उत्तरी जलवायु क्षेत्र की तुलना में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचे भूभाग एवं अधिक जंगल क्षेत्र में स्थित है, जबकि जिससे जलवायु अपेक्षाकृत कम गर्म होती है। यहाँ पर जो गर्मी है ये कम होती है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। इस कारण से देखो जंगल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, ये क्या करेंगी,
इसको पानी तो मिल जाता है या नीचे से, ऊपर में ये भागता है क्यों? क्योंकि इसको खाना बनाना होता है, ये खुद से खाना, और खाना बनाते ही समय ये रिलीज क्या करता है, ये वाष्पोत्सर्जित करता है। प्रकाश संश्लेषण आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो उस चीज के कारण यहाँ पर जलवायु जो है ये काफी ज्यादा गर्म नहीं होती है, ये कम गर्म रहती है। तीसरा हम लोग देखते हैं पूर्वी संथाल परगना। जो पूर्वी संथाल परगना है मतलब ये जो झारखंड है कुछ इस प्रकार से, तो पूर्वी संथाल परगना मतलब ये एरिया, ये संथाल परगना है, तो ये एरिया की बात हो रही है। विस्तार इसका कहां से है? साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल पहाड़ी जो है इसका पूर्वी ढलान, पूर्वी ढलान का क्षेत्र। देखो अब ये मैप आपको नहीं दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, चलो थोड़ा सा देख लो, मिटाता हूं इसको थोड़ा सा। ये है राजमहल ट्रैप, ठीक है। ये है इसका वेस्टर्न एरिया, ये है इसका ईस्टर्न एरिया, ये वाला एरिया। तो जो इधर की जो ढलान है, ये ढलान गंगा की ओर आती है, और इधर में जो भी वर्षा होती है सारा का सारा गंगा में बह जाती है। तो इस ढलान की यहां पर बात की जा रही है। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि राजमहल पहाड़ी का जो पूर्वी ढलान का क्षेत्र है, बेसिकली इसी एरिया की यहां पर बात की जा रही है, जिसको कहा जाता है डेल्टा प्रकार, क्योंकि बहुत सारी डेल्टाएं हैं, गंगा से मिलती है। इस जलवायु क्षेत्र को इसकी जो समानता है वो बंगाल की जलवायु से की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल की जलवायु है वही यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड इस प्रकार से है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल आता है। ये है राजमहल ट्रैप कुछ इस प्रकार से, और हम लोग पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं तो इधर वेस्ट बंगाल है, गंगा इस नदी से इधर से बहती है। और जैसा यहाँ पर मानसून होगा, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है तो इधर का भी मानसून वैसा ही होगा, बल्कि इसके इधर का जो जलवायु है ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है तो चलिए एक बार और हम इसको बताते हैं। एकदम आराम से क्लास करते चलना है, ज़्यादा अकबक नहीं करना है। 2 दिन में देखिए इस क्लास को, लेकिन पूरा देखिएगा। ये जो हमारा झारखंड है, यहाँ पर है इस प्रकार से राजमहल ट्रैप, ठीक है। इधर से गंगा नदी बही है साहिबगंज होते हुए, तो इधर है वेस्ट बंगाल। इधर का जो जलवायु है इधर का, वही तो जलवायु इधर होगा, क्योंकि पहाड़ तो यहाँ है, यहाँ पर है पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़ है। ये जलवायु इधर होगा, ठीक। भले ही ये झारखंड का एरिया हो, लेकिन इसके इधर का जलवायु अलग है। जो झारखंड में एरिया है, इधर का जो जलवायु, इसी से प्रभावित ये एरिया है। लेकिन ये जो पहाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की जो जलवायु है, इससे ये मिलता जुलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है समानता। इस जलवायु क्षेत्र की समानता बंगाल की जलवायु से की जाती है। राजमहल की पहाड़ी बंगाल की ओर से आने वाली जो आर्द्र हवाएं होती है उसको रोक देती है, जैसे कि ऊंचा है तो वो रोक देती है, और पूर्वी भाग क्षेत्र की जलवायु को भिन्न जो है वो बना देती है, वो उसमें जाकर समाहित हो जाती है। जबकि यह राजमहल पहाड़ी की ओर से आने वाली पछुआ हवाओं को रोक देती है। यदि कोई हवाएं इधर से चल रही है तो ये क्या करेगी, यहाँ पर जैसे आएगी तो ये रोक देगी, जिसके कारण क्या होता है कि गोड्डा और जो वो एरिया है वहां पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और महाद्वीप प्रकार का यहाँ पर जलवायु बनी हुई रहती है। साहिबगंज एवं पाकुड़ जिला क्षेत्र पूर्वी और नॉर्वेस्ट के प्रभाव के कारण डेल्टा प्रकार की जलवायु का निर्माण करती है। यहाँ पर वार्षिक जो वर्षा होती है ये होती है 151 सेंटीमीटर के आसपास, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, चौथा देखते हैं उत्तरी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र, जिसको सागरीय प्रभावी जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। इसका विस्तार है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जिला, पूर्वी क्षेत्र जिसको पंच परगना मैदान कहा जाता है, जिसमें चाईबासा वगैरह आता है, स्वर्ण रेखा घाटी तक ये फैला हुआ है। दलमा और ढाल भूमि अभी इसी जलवायु क्षेत्र के भाग हैं। इस क्षेत्र को सागरीय प्रवाही क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो भाग है यह सागर से करीब 100 से लेकर 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मतलब ये एकदम नजदीक में है, 100 किलोमीटर चलेंगे नहीं, मतलब 2 घंटा चलेंगे नहीं, एकदम समुद्र आपके सामने होगा। इस जलवायु क्षेत्र का जो उत्तरी हिस्सा है ये 200 किलोमीटर दूरी, और दक्षिणी हिस्सा आपको 100 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र में महासागरीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। जो सागर के पास होगा जितना, वहां पर उतना ही सागरीय प्रभाव देखने को मिलेगा। सागरीय प्रभाव मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। 5वां नंबर अब हम लोग देखते हैं, इसका विस्तार जो है ये दक्षिणी शंख बेसिन और दक्षिणी कोयल बेसिन तक इसका विस्तार है।
मानचित्र में यह पश्चिमी सिंहभूम जिला और मध्य में पश्चिमी भाग तक ये सिमडेगा जिला तक विस्तृत है। पोराहाट और सरंडा जो है, ये जो सरंडा है ना, अब तक मैंने जो आपको वो जंगल का जो नाम पूछा मैंने, वो यही जंगल है, सरंडा वन, जहां पर बहुत ज्यादा सखुआ की वृक्ष पाई जाती है। ये एक नक्सलाइड एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा माओविस्ट वाला ये एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये भी चीज़ आपको पढ़ना होगा। जब मैं इस सब चीज़ को पढ़ाऊंगा तो आप इसको आराम से पढ़ लेना, लेकिन जो अभी आप पढ़ रहे हो इसको पढ़ो। इसका दक्षिणी भाग उत्तरी ऊंचा एवं पहाड़ी एरिया है, जिसके कारण यह समुद्री प्रभाव से वंचित रह जाता है। क्यों वंचित रह जाता है? क्योंकि मैंने नीचे का एरिया अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर छोटे मोटे पहाड़ हैं, तो इधर से जो हवाएं आती है यहाँ पर वो जा नहीं पाती है, इसलिए ये वंचित रह जाती है। छठा जो है ये है रांची हजारीबाग पठारी जलवायु क्षेत्र, जो तीव्र एवं सुखद प्रकार के कहा जाता है। सुखद प्रकार जो है ये जलवायु रांची हजारीबाग पठार की विशेषता है और इस जलवायु क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है। यह पूरे झारखंड में अपने प्रकार का एक अकेला जलवायु माना जाता है। इस प्रकार की जलवायु के निर्माण में इसकी ऊंचाई की सबसे ज़्यादा इसकी भूमिका रहती है। हिल स्टेशन जो होता है, आपने कभी गया होगा, वहाँ पर आप गए होंगे कभी हिल स्टेशन वगैरह, नहीं गए हैं तो नेतरहाट में भी एक हिल स्टेशन है, कभी जाके घुमाइए। तो हिल स्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सुखद मानी जाती है, तो इस प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु का प्रवेश नवंबर के आरंभ में ही हो जाता है। इस समय यहाँ का जो औसत तापमान होता है ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है लास्ट पाट क्षेत्र जलवायु प्रदेश, जिसको शीत वर्षा प्रकार कहा जाता है। लौटता हुआ मानसून विस्तार लातेहार, लोहरदगा, गुमला के पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र का मतलब ऐसे है झारखंड, तो ये एरिया की बात हो रही है। रांची पठार की जलवायु के समान ही पठार और पाट का जो क्षेत्र है यहाँ की जलवायु पाई जाती है, लेकिन यहाँ यह रांची पठार की अपेक्षा अधिक तीव्र और ठंडा यहाँ पर होती है। इस जलवायु क्षेत्र की मुख्य विशेषता यह है कि अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, अधिक बादलों का यहाँ पर आ जाना ये कारण होता है। ग्रीष्म काल के समय यहाँ पर थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा बना हुआ रहता है एवं शीत ऋतु में एकदम शीतलम होता है, मतलब कि एकदम ठंडा एरिया होता है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान जो है वो हिमांक से भी नीचे चला जाता है। हिमांक का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी जो तापमान है वो नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में भिन्न जलवायु का कारण जो है इसका रांची पठार से लगभग 300 मीटर ऊंचा होना है, क्योंकि रांची का जो पठार है इससे ये 300 मीटर ऊंचा है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसलिए यहाँ की जलवायु इससे थोड़ा सा हार्श है या फिर डिफ़िकल्ट इसको कह सकते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो है इस जलवायु क्षेत्र में होती है। पाट क्षेत्र में 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये था हमारा 7वां नंबर। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस क्लास को ज़्यादा बोरिंग नहीं किया होगा, इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश की है, आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। आपको पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो आप इसको पूरा देखें, दोस्तों तक फैलाएं। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।